गुड मॉर्निंग आप सभी को। नेक्स्ट क्लास से अब आगे बढ़ते हैं। लास्ट जो क्लास थी जिसमें कि हमने फंड फ्लो के बारे में चर्चा की थी, उसकी मीनिंग, डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट, इसके बारे में चर्चा कर लिए हैं। अब हम उससे आगे बढ़ते हैं। आज हम बात करते हैं चालू संपत्ति और चालू दायित्व। ठीक है। करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच आर converted into cash within 1 year normally। बेसिकली कोष प्रवाह विवरण के विश्लेषण जब हम करते हैं तो उसमें चालू संपत्ति, करंट एसेट्स और आपके करंट लायबिलिटीज, चालू दायित्वों के विषय में जानना काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज को ये कन्वर्ट आपका कैश विदिन 1 ईयर, एक साल के अंदर जो रिसीव किया जाता है, जो तैयार किया जाता है, उसको लिया जाता है। तो इसमें चालू संपत्ति और चालू दायित्व ये दोनों हैं क्या चीज, इसके बारे में आप पहले में इसके बारे में काफी कुछ देखें। तो जैसे चालू संपत्तियां हैं, तो चालू संपत्ति करें दो चीजें हैं यहाँ पर, दो चीजों को हम लेते हैं, करेंट एसेट और करेंट लायबिलिटी। ठीक है, चालू संपत्ति और चालू दायित्व। हम चालू संपत्ति के बारे में बात करते हैं। चालू संपत्ति जो है करंट एसेट, इसके अंतर्गत व्यवसाय की उन संपत्तियों को शामिल किया जाता है जिन्हें व्यवसाय की सामान्य संचालन विधि, ऑपरेटिंग साइकिल, ठीक है, या हम उसको कहें कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि नॉर्मली 12 माह ईयरली, एक वर्ष की अवधि के अंतर्गत रोकड़ या रोकड़ समतुल्य में परिवर्तित, यानी उसके लिए रोकड़ के अनुसार से उसको परिवर्तित कर दिया जाता है जब संपत्ति की संचालन अवधि यानी उसकी ऑपरेटिंग साइकिल जो है, यदि मान लो आपको जानकारी नहीं है या ज्ञात नहीं है ना, तो उसको हम 12 माह की अवधि उसको मान लेते हैं। और इन संपत्तियों को तरल संपत्ति के रूप में भी जाना जाता है, लिक्विड एसेट्स के रूप में भी, और इन्हें व्यवसाय की दीर्घकालीन अवधि के लिए प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ओके। दूसरा, जैसे कि हम कहते हैं कि करंट एसेट्स आर those assets which are converted into cash within 1 year normally. Similarly, current liabilities are those liabilities which are paid within 1 year. यानी दोनों का जो है एक साल का करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी। दूसरी बात हम करते हैं चालू दायित्व है, करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी क्या है कि ये व्यवसाय के कैसे दायित्व हैं, यानी आपके व्यवसाय में उसकी लायबिलिटी कितनी है, किस तरीके के, किस नेचर का है, जिसका सामान्यतः व्यवसाय के संचालन जो बिजनेस में है वो उसका ऑपरेटिंग करता है। तो उस अवधि में ऑपरेटिंग पीरियड या 12 मंथ जैसे कि मैंने बताया के अंतर्गत यदि वो भुगतान कर दिया जाता है तो ये दायित्व भी दीर्घकालीन के लिए सृजित नहीं किए जाते हैं। तो सामान्यतः संपत्ति और दायित्व है ना, यानी कि संपत्ति एवं दायित्वों को चालू संपत्ति और चालू दायित्व मान लिया जाता है। तो इसमें आपके करंट एसेट और करंट लायबिलिटी, फॉर एग्जांपल जैसे कि कैश इन हैंड करंट एसेट के बने हुए, ठीक है, करंट एसेट को लेते हैं हम, तो इसमें क्या हो जाता है, आपका करंट एसेट में कैश इन हैंड, कैश इन हैंड, एक बैंक, आपका बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल्स को हम क्या बोलते हैं, व्यापारिक प्राप्तियां जो है ना, आपके डेबिटर
डेबिटर। और क्या चीज आती हैं आपकी, स्टॉक या इन्वेंटरी। ठीक है, स्टॉक या इन्वेंटरी। ओके, तो ये आपके क्या हो गए, चालू संपत्ति, करेंट एसेट, है ना। अब हम बात करते हैं करेंट आपके चालू लायबिलिटी का। करेंट लायबिलिटी, करेंट लायबिलिटी में क्या होता है, क्रेडिटर क्रेडिटर है या आपके पेबल में और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इनकम, इनकम कौन सा, एडवांस इनकम, इनकम फॉर एडवांस। ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट लेते हैं। और क्या चीज आ जाती है इसमें, लोन, लोन। तो ये आप लोग पढ़ चुके हो, ये जानते हो, इसको हम केवल ब्रीफ कर रहे हैं, है ना। आपके प्रोविजन आ जाते हैं, प्रपोज डिविडेंड आ जाते हैं। ठीक है ना, इसमें हम करंट लायबिलिटीज में बात कर रहे हैं। इसके आगे हम ले लेते हैं इसमें प्रोविजन फॉर टैक्स, जो करंट का होगा। ध्यान रखना है यहाँ पर, प्रोविजन फॉर टैक्स जो करंट का होगा, प्रपोज डिविडेंड होगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन होंगे, वो सब यहाँ पर यहाँ पर आए। तो करंट लायबिलिटी और आपका करंट एसेट। तो यहाँ पर एक चीज ये भी ध्यान रखना होगा कि आपका जो स्टैंडर्ड है, आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कोड, उसके पैरा 14 के अनुसार यहाँ पर ध्यान रखेंगे, प्रस्तावित लाभांश को तब तक चालू दायित्व नहीं माना जाएगा या नहीं माना जाता है जब तक कि यह घोषित ना हो एवं कंपनी की वार्षिक सामान्य सभा में यह अनुधारियों द्वारा अनुमोदित न किया गया हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम प्रपोज डिविडेंड को घोषित या सदस्यों की वार्षिक सामान्य सभा में अनुमोदित मान लेते हैं और मान लिया गया है। यहाँ पर जो हम अभी स्टडी कर रहे हैं इसके अंतर्गत। तो इसमें आपके करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज। अब हम बात करते हैं, ये करंट पे हो गए। ओके, अब हम बात करते हैं आपके स्थायी, मैंने एसेट और फिक्स्ड लायबिलिटी। ये क्या हुआ आपका, चालू संपत्ति और चालू दायित्व। अब क्या हो जाएगा, स्थायी संपत्ति एवं स्थायी दायित्व। ओके, तो ये फिक्स्ड एसेट एंड फिक्स्ड लायबिलिटी। ठीक है, लायबिलिटीज जो है। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि भाई स्थायी संपत्ति और स्थायी दायित्व। अभी हमने बात किया था चालू संपत्ति और चालू दायित्व। ठीक है, तो दिख रहा है आप लोग को, क्लियर है? स्थायी संपत्तियों के अंतर्गत उन संपत्तियों को शामिल किया जाता है
जिनके लिए वे तो एक बार किए जाते हैं, इन्वेस्टमेंट एक बार किए जाते हैं, जैसे कि मशीनरी आप परचेज कर रहे हैं एक बार करेंगे, आप कोई लैंड ले रहे हैं एक ही बार आप करेंगे, बिल्डिंग्स आप बना रहे हैं एक ही बार करेंगे। तो जो एक बार जिस पर व्यय किया जाता है और वह लंबी अवधि तक के होता है, ठीक है, लंबी अवधि तक के किया जाता है, तो सामान्यतः इसे अल्पकालीन या फिर आपका एक माह का या व्यवसाय के संचालन अवधि के अंतर्गत रोकड़ या उसके समकक्ष में उसको परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। तो ये संपत्तियां व्यापार को सुचारू रूप से संचालन करने के लिए, उसको चलाने के लिए व्यवसाय के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। तो ठीक इसी तरीके से इसमें लॉन्ग टर्म लोन्स, दीर्घकालीन ऋण, यहाँ पर दीर्घकालीन ऋण का तात्पर्य है उन ऋणों से होता है जिन्हें लंबे समय में भुगतान किया जाता हो, लॉन्ग टर्म में, ठीक है, लोन लिए जाने और उसके भुगतान जो है लंबे अवधि के पश्चात किया जाता है। तो कुछ ऐसी जो स्थायी संपत्तियां हैं जो दीर्घकालीन में दायित्वों का दायित्व होते हैं, यानी स्थायी संपत्ति और स्थायी दायित्व। तो इसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि जैसे कि आपके फिक्स एसेट्स जो हैं, है ना, वो कौन से हैं, और आपके लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, ठीक है, लंबे समय के दीर्घकालीन दायित्व, इन दोनों को देखते हैं। तो फिक्स एसेट्स जो है इसको दो भागों में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। फिक्स एसेट्स में किन चीजों को हम लेते हैं? फिक्स एसेट में तो पहले तो हम लेते हैं आपका है ये लंबे अवधि आपका गुडविल है, स्थायी होता है, ठीक है, लैंड है, जैसे कि मैंने बताया लैंड, या फिर आपका बिल्डिंग है, ठीक, और क्या चीज आप है, आपकी मशीनरी है, प्लांट या मशीन, ठीक, मशीनरी कह सकते हैं आप ये फर्नीचर, फर्नीचर है, पेटेंट्स है, पेटेंट्स ले सकते हैं, और क्या चीज आ सकती है आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ओके। अब हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, ठीक है, दीर्घकालीन दायित्व। तो दीर्घकालीन दायित्व में क्या है आपका? इक्विटी शेयर जो इशू की गई है, ठीक है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल, फिर आपका क्या हो जाता है, इसमें इक्विटी शेयर है, डिविडेंड शेयर कैपिटल, आपके रिजर्व सरप्लस, ठीक है ना, रिजर्व या आपका क्या है, रिजर्व एंड सरप्लस, संचय व आधिक्य जिसको कहते हैं डिबेंचर, और कह सकते हैं पब्लिक डिपॉजिट, आपके अनसिक्योर्ड लोन्स, ओके। तो ये आपके दीर्घकालीन दायित्व। माइक बंद करने हैं आपको।
है ना, माइक बंद रखेंगे। तो फिक्स एसेट्स आर दो एसेट्स व्हिच आर परचेज्ड टू यूज लॉन्गर पीरियड and such are long-term liabilities are the liabilities which are backed up after a long period. Okay. अब हम यहाँ पर आते हैं कि कुछ जो ट्रांजेक्शन्स हैं, है ना, लेन देनों का हम कुछ एग्जाम्पल से इसको क्लियर कर सकते हैं। सम एग्जाम्पल्स फॉर ट्रांजेक्शन्स, यानी कि कोष प्रवाह विवरण विश्लेषण में केवल उन्हीं लेन देनों को शामिल किया जाता है जिनका प्रभाव कार्यशील पूंजी पर पड़ता है। जिनका भी माइक ऑन है, माइक आप बंद करें। कोष प्रवाह विश्लेषण में केवल उन्हीं लेन देनों को शामिल किया जाता है जिनका प्रभाव कार्यशील पूंजी पर पड़ता है। अगर एक खाते का संबंध चालू वर्ग से है या दूसरे गैर चालू या स्थायी वर्ग से है तो इसका प्रभाव कार्यशील पूंजी पर पड़ेगा एवं इन्हें कोष प्रवाह में दिखाया जाएगा। ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। यानी फंड फ्लो एनालिसिस इंक्लूडिंग ओनली दोज ट्रांजैक्शंस व्हिच हैव impact on working capital if a account related to current category and another to fixed category. This transaction will affect the working capital and it will be so in fund flow analysis. Okay, तो इसमें हम पहले जैसे लेते हैं केवल चालू खाते को प्रभावित करने वाले लेन देन, है ना, चालू खाते को जो प्रभावित करता है ऐसे जो ट्रांजैक्शंस हैं वो कौन कौन से हैं, है ना। ट्रांजैक्शन व्हिच हैव इंपैक्ट ओनली करेंट एसेट्स एंड करेंट लायबिलिटीज, केवल चालू खाता को प्रभावित करने वाले लेन देन। तो ट्रांजैक्शन व्हिच हैव इंपैक्ट ऑन ओनली करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज, जिन व्यापारिक सौदों का प्रभाव केवल चालू खातों पर ही पड़ता है, इससे कार्यशील पूंजी स्थिर रहती है और इन्हें कोष प्रवाह में शामिल नहीं करते हैं क्योंकि इनसे कार्यशील पूंजी में परिवर्तन नहीं होता। ये ध्यान रखेंगे, मैं फिर से कह रहा हूं, जिन व्यापारिक सौदों का प्रभाव केवल चालू खाते में पड़ता है, इससे कार्यशील पूंजी स्थिर रहती है, उन्हें कोष प्रवाह में शामिल नहीं करते हैं क्योंकि इनसे कार्यशील पूंजी में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ओके, ध्यान रखेंगे। तो ऐसे ट्रांजैक्शंस कौन कौन से हैं भाई, जैसे कि प्राप्य विपत्रों में से रकम की वसूली, कैश कलेक्टेड फ्रॉम बिल्स रिसीवेबल्स, कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेबिटर्स, देनदारों से रकम की प्राप्ति, कैश कलेक्टेड फ्रॉम लोन्स एंड एडवांस टू अदर्स, अग्रिम या ऋण दिए गए में से प्राप्त, कैश पेड टू क्रेडिटर्स, लेनदारों को भुगतान, कैश पेड टू बिल पेबल्स, देय विपत्र का भुगतान, पेमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अदत्त व्ययों का भुगतान। जो मैं बात कह रहा हूं उसको आपको राइट डाउन करते जाना है, एक एक पॉइंट पे उसको लिखते जाइए आप। बाद में जब आप क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो उस समय इसकी महत्ता आपको समझ में आएगी, इसकी इंपॉर्टेंस आपको उस समय में इसको देखना होगा। यदि आप भूल जाएं तो आप बैक में जाके उसको देख सकते हैं।
सर वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है। राइजिंग ऑफ शॉर्ट टर्म लोन्स, देनदारों से प्राप्त बिल पेबल्स रिसीव्ड फ्रॉम डेब्टर्स, लेनदारों को निर्गत देय विपत्र। तो इस प्रकार से नकद माल का क्रय है, कैश परचेस ऑफ स्टॉक है, क्रेडिट परचेस ऑफ स्टॉक है, यानी उधार माल का क्रय, नकद माल का क्रय, नकद माल का विक्रय और उधार माल का विक्रय। ठीक है, यानी कैश सेल्स और कैश क्रेडिट। तो इस प्रकार बहुत सारे ऐसे सौदे हैं जो कार्यशील पूंजी को प्रभावित नहीं कर पाते हैं, क्योंकि चालू संपत्ति या दायित्वों में कमी या वृद्धि, इनमें ही कमी या वृद्धि दूसरी ओर लाती है। तो फलस्वरूप कार्यशील पूंजी जैसे जैसे बनते रहती है और ये कोष प्रवाह को प्रभावित नहीं कर पाते हैं, माने वो ज्यों का त्यों ही बना रहता है, उससे इसमें किसी भी प्रकार से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सिमिलरली there are so many transactions which do not affect the working capital because the increase or decrease in current assets and current liabilities, beginning increase or decrease in the same. As a result, the working capital remaining the sum and those transactions do not affect the fund flow, यानी इस कोष प्रवाह को किसी भी तरीके से वह प्रभावित नहीं करती, अर्थात वो ज्यों का त्यों बना रहता है, यानी कार्यशील पूंजी जो है वो ज्यों की त्यों बनी रहती है और ये कोष प्रवाह को प्रभावित नहीं कर पाते हैं। ओके, अब दूसरे पॉइंट में हम आते हैं, वैसे लेन देन यानी ऐसे लेन देन जो केवल स्थायी संपत्तियों एवं स्थायी दायित्वों को प्रभावित करते हैं। Transactions which affected the fixed assets and long-term liabilities only. तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जैसे कि हमने एक और देखा कि बहुत से ऐसे वित्तीय लेन देन हैं जिनका प्रभाव आपके स्थायी संपत्ति और स्थायी दायित्व अर्थात दीर्घकालीन दायित्वों पर ही पड़ता है, क्योंकि इनमें चालू संपत्तियों एवं चालू दायित्वों का समावेश नहीं होता है। अतः ऐसे परिस्थिति में कार्यशील पूंजी ज्यों की त्यों बनी रहती है, अर्थात जैसा है वैसा ही रहता है, वो उसी तरीके से रहता है, उसमें वह किसी भी प्रकार से कोई उसका प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी घटना और बढ़ना नहीं होता उसमें, न इंक्रीज है न डिक्रीज है। ठीक है, बनी रहती है और इसी प्रकार से उसमें किसी भी प्रकार से कोई प्रभाव नहीं होता है। तो देखते हैं जैसे कि देयर आर many transactions which affected the fixed assets and long term liabilities, as current assets and current liabilities remaining unaffected, hence the working capital remaining the sum, these transactions do not affect fund flow analysis. तो इसमें हम कुछ एग्जांपल दे सकते हैं, as a few examples। तो इसमें एग्जांपल में हम देखें जैसे कि आपके अंशों की नगद बिक्री, कैश सेल्स आप भाई कैश नगद बिक्री की जा रही है, ठीक है, नकदी के बदले ऋण पत्रों का निर्गमन यानी कि कैश इशू ऑफ डिबेंचर्स, दीर्घकालीन ऋण पत्रों की प्राप्ति, आपकी स्थायी संपत्ति का नगद क्रय, दीर्घकालीन विनियोग का क्रय, दीर्घकालीन विनियोगों का विक्रय, रोकड़ कैश में जो बोनस का भुगतान किया जाता है, ठीक है, पेमेंट ऑफ बोनस इन कैश। तो ये सभी ऐसे सौदे हैं जो दोनों प्रकार के खातों यानी कि स्थायी और चालू, ठीक है, फिक्स और एसेट्स, ये दोनों पर अपना प्रभाव डालते हैं, दोनों ही तरीके से। ये जो सौदे जैसे कि मैंने आपको बताया अंशों की नगद बिक्री है, तो भाई ये कैश मतलब फिक्स को भी करेगा और आपका माने करंट और फिक्स दोनों को प्रभावित करता है। तो नकदी के बदले में ऋण पत्रों का निर्गमन कर रहा है, भाई निर्गमन जब किए ऋण पत्रों का तो उसमें क्या हो रही है, नकदी उसको प्राप्त हो रही है, दीर्घकालीन ऋणों का भुगतान कर रहा है, जो लंबे समय से लोन है उसके भुगतान किए जा रहे हैं। तो ये स्थायी और चालू संपत्ति है ना, दोनों ही माने स्थिर और आपके चालू।
इस पर अपना प्रभाव ये डालते हैं, इससे कार्यशील पूंजी प्रभावित होती है और इन्हें कोष प्रवाह में शामिल किया जाता है। ठीक है, सिमिलरली ये देखते हैं कि देयर आर मेनी ट्रांजैक्शंस व्हिच इफेक्टेड ओनली फिक्स्ड एसेट्स एंड लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज ओनली as thus have no impact on working capital, hence thus are not included under the fund flow analysis. ओके, तो अभी हमने किसके बारे में बात की थी? सॉरी, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ दिया था आपको। मैंने बताया कि सौदे जिसमें अल्पकालीन और दीर्घकालीन दोनों प्रकार के खाते प्रभावित होते हैं, है ना। तो इसके पहले जो मैंने आपको बताया था कि ऐसे लेन देन जो केवल स्थायी संपत्ति और स्थायी दायित्व को प्रभावित करती हैं, मैंने आपको अल्पकालीन और दीर्घकालीन लोन के बारे में बता दिया था। माने दोनों प्रकार के खाते जो हैं वो प्रभावित करते हैं। तो फिर से मैं आपको ये बता दूं कि ऐसे लेन देन, ऐसे व्यवहार जो केवल स्थायी संपत्ति और स्थायी दायित्वों को प्रभावित करते हैं, तो ये देखते हैं कि वित्तीय लेन देन जिनका प्रभाव स्थायी संपत्ति और स्थायी अर्थात दीर्घकालीन दायित्वों पर पड़ता है, क्योंकि इसमें चालू संपत्ति और चालू दायित्वों का समावेश नहीं होता है, अतः ऐसे परिस्थिति में कार्यशील पूंजी जो है वह जैसे थी वैसी बनी रहती है, यानी जो की त्यों बनी रहती है और इसका प्रभाव किसी भी प्रकार से नहीं पड़ता। तो इसमें हम देखते हैं कि जैसे कि मशीनरी है, भवन क्रय है ना, और अंशों का निर्गमन है, ऋण पत्रों का अंशों में परिवर्तन है, यानी कि उसको चेंज कर दिया। ऋण पत्र जो है यानी कन्वर्शन ऑफ आपके डिबेंचर्स इनटू शेयर, जो ऋण पत्र है उसको शेयर में कन्वर्ट कर दिए हैं। पूर्वाधिकारी अंशों में शोधन अर्थात जो भुगतान है में अंशों का या ऋण पत्रों का निर्गमन, इशू ऑफ शेयर एंड डिबेंचर फॉर रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो ये जो है इससे किसी भी प्रकार से कोई प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि वो चेंज हो रहा है, इंटरचेंज होते चला जा रहा है ना। लाभांश के बदले में अंशों का निर्गमन कर दिए, इससे किसी भी प्रकार से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मशीन के साथ प्रतिस्थापन करना, माने कि उसको चेंज कर देना, है ना, रिप्लेसमेंट ऑफ मशीन इन प्लेस ऑफ मशीन। तो उससे भी जब हम करते हैं तो भी क्या होगा, चाहे स्थायी हो चाहे वो आपका चालू हो, ये दोनों ही प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो क्या हो रहा है, इंटरचेंज हो रहा है। लाभ का सामान्य संचय या अन्य संचय में हस्तांतरण कर देना, ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू जनरल रिजर्व और एनी अदर रिजर्व, कृत्रिम संपत्तियों का अपलिखित करना, राइटिंग ऑफ फ्लक्चुएशंस एसेट्स, बोनस अंशों का निर्गमन, इशू ऑफ बोनस शेयर। तो इस प्रकार और भी विभिन्न सौदे हैं, ऐसे सौदे होते हैं जो केवल स्थायी संपत्तियों और दीर्घकालीन दायित्वों को प्रभावित करते हैं, अतः इनका प्रभाव कार्यशील पूंजी पर नहीं पड़ता है और ये कोष प्रवाह में शामिल नहीं हो पाते हैं, क्योंकि ये चेंज नहीं होता, इसमें डिफरेंसेस नहीं हो रहे हैं, ना इंक्रीज हो रही ना डिक्रीज हो रही ना कुछ हो रही है। वो क्या हो रहा है, केवल नाम बदल जा रहा है, भाई इशू उसको कर दिया गया है, कैसे उसको इशू कर दिया, तो वो वैसी की वैसी स्थिति है। वो ना ही संपत्ति और दायित्व दोनों को प्रभावित कर रहे हैं, तो जब प्रभाव नहीं करेंगे तो उसको फंड फ्लो में, कैश फ्लो में शामिल नहीं किया जाएगा। अर्थात जो ट्रांजैक्शंस व्हिच इफेक्टेड द फिक्स्ड एसेट्स और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज ओनली, there are many transactions which affected the fixed assets and long term liabilities at current assets and current liabilities remaining unaffected, hence the working capital remaining the same। तो इसमें जैसे कि मैंने कुछ आपको एग्जांपल्स मैंने बताए अभी कि इशू ऑफ शेयर फॉर द परचेस ऑफ मशीन और बिल्डिंग्स, कन्वर्शन ऑफ डिबेंचर्स इनटू शेयर्स, इशू ऑफ शेयर्स or debenture of redemptions or preference shares, issue of shares for dividend, replacement of machinery in place of machine, transfer of profit to general reserve or any other reserve, right, issue of bonus, etc etc। तो similarly there are many transactions which affect
only fixed assets and long term liabilities only. ठीक है, as thus have no impact on working capital, hence thus are not included under fund flow एनालिसिस। ओके, तो ये हुआ आपकी दूसरी पॉइंट। तीसरी पॉइंट जो कि मैंने आपको बीच में ही बता दिया, ये था ऐसे वैसे सौदे जिनसे अल्पकालीन और दीर्घकालीन दोनों प्रकार के खाते प्रभावित होते हैं। दोनों प्रकार के खाते प्रभावित होते हैं। द ट्रांजेक्शन विच इफेक्टेड शॉर्ट टर्म एंड वेल एज लॉन्ग टर्म बोथ सेट ऑफ अकाउंट्स। तो ये ऐसे हैं कि जैसे वित्तीय लेखांकन में बहुत से ऐसे व्यवहार आते हैं जो दोनों ही प्रकार के खातों को प्रभावित करते हैं, चालू और स्थिर, इस पर अपना प्रभाव डालते हैं। तो इससे कार्यशील पूंजी जो है वो प्रभावित होता है, और जब कार्यशील पूंजी प्रभावित होगा तो उसको कोष प्रवाह में शामिल किया जाएगा। अर्थात इसके मैंने आपको जो टॉपिक मैंने बताई उस टॉपिक के पहले ही मैंने बता दिया। फॉर एग्जांपल जैसे अंशों की नगद बिक्री है, नकदी के बदले ऋण पत्रों का निर्गमन है, दीर्घकालीन ऋणों की प्राप्ति है, दीर्घकालीन ऋणों का भुगतान है, स्थायी संपत्ति का नगद भुगतान है, एक नगद क्रय है, या दीर्घकालीन विनियोग का क्रय है, दीर्घकालीन विनियोग का विक्रय है, या रोकड़ में बोनस का भुगतान है, रोकड़ में लाभांश का भुगतान है। तो ये सभी ऐसे सौदे हैं जो दोनों प्रकार के खातों स्थायी और चालू पर अपना प्रभाव डालते हैं। इससे कार्यशील पूंजी प्रभावित होती है, अर्थात इसको कोष प्रवाह में शामिल किया जाता है। तो there are transactions which affected short term as well long term both sets accounts. There are so many transactions in financial accounting which affected short term and long term both sets of accounts. Thus transactions being changed in working capital and hence thus are included under fund flow analysis. For examples जो मैंने आपको बताया, cash sales of share, cash issue of debenture, rising of long term loan। तो ये इस तरीके से बहुत सारे आपके एग्जांपल्स हैं जिन ट्रांजैक्शनों को आपको विशेष तौर पर यहाँ पर ध्यान रखना होगा। Thus all are such transaction affected the both accounts fixed and currents. It affected the working capital and thus are included in funds. ओके, तो इस प्रकार से जैसे कि हम कुछ एग्जांपल्स ले लें कि देनदारों से रकम की वसूली। एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेबिटर्स। तो यहाँ पर जैसे देनदारों से रकम की वसूली का प्रभाव जो है, उसका इफेक्ट जो है, ठीक है, कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेबिटर्स। तो द कलेक्शन फ्रॉम डेबिटर्स हैज नो इफेक्ट ऑन वर्किंग कैपिटल, यानी कि देनदारों में रकम की वसूली का प्रभाव कार्यशील पूंजी पर नहीं पड़ेगा। ओके, तो ये कैसे नहीं पड़ेगा? इसमें कैश तरल संपत्ति, कैश जो है वो लिक्विड है। ओके, जो व्यवसाय में क्या हो रहा है, आ रहा है, बिजनेस में ये आ रहा है। एंड कैश एंड करंट एसेट्स इन कमिंग टू द बिजनेस, ओके, वेयर सडनली डेबिटर्स। और यहाँ पर जो आपके डेबिटर्स भी जो है ये तरल संपत्ति में है, जो व्यवसाय में, व्यवसाय से क्या हो रहा है, जा रहा है आपका, है ना। अर्थात यहाँ पर क्या होगा, तरल संपत्ति ज्यों की त्यों बनी हुई है, माने लिक्विड एसेट्स जो है वह, उसमें किसी भी प्रकार से कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। तो अतः इसको ये क्या होगा, कार्यशील पूंजी वर्किंग कैपिटल को इफेक्ट करेगा क्या? इफेक्ट नहीं करेगा। ओके, इसके लिए हम ट्रांजैक्शंस क्या करते हैं, कैश अकाउंट टू सडन डेबिटर्स अकाउंट, है ना, या ट्रेड बिल्स अकाउंट, हम ये करेंगे। यानी कि वो क्या हो रहा है आपका, देखो, देनदारों से रकम की वसूली का प्रभाव जो है ये कार्यशील पूंजी पर नहीं पड़ रहा है। क्यों नहीं पड़ रहा है? क्योंकि इसमें कैश जो है ये लिक्विड एसेट्स है और डेबिटर्स जो है ये लिक्विड एसेट्स है। तो ये आपका क्या हो रहा है, ये भी क्या हो रहा है, तरल संपत्ति है। तो आपके एसेट्स वही का वही हो जा रहा है, ये
है ना। इसमें हमने क्या किया था, देनदारों से रकम की वसूली, जहां पर उसे पेमेंट हमको मिल रहा है, रिसीव हो रहा है, कैश कलेक्ट फ्रॉम डेबिटर्स। तो ये दोनों चीजें हो रही है। तो इसमें क्या हो रहा है, इफेक्ट वर्किंग कैपिटल जो है वो किसी भी प्रकार से आपका प्रभावित नहीं हो रही है। तो ये फंड फ्लो में इसको शामिल नहीं किया जाएगा। सेकंड एक आध एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे भूमि का नगद विक्रय। भूमि का नगद विक्रय, कैश सेल ऑफ लैंड, माने भूमि को नगद में कैश में बेचा गया। तो अब यहां पर हम देखते हैं कि कैश में इसको बेचा गया, तो भूमि के नगद विक्रय से कोष प्रवाह जो है ये प्रभावित हो रहा है या नहीं हो रहा है, हम ये देखते हैं। यहाँ पे रोकड़ जो है एक चालू संपत्ति है, कैश जो है करंट एसेट्स है, और लैंड जो है भूमि दीर्घकालीन या स्थायी संपत्ति है। जमीन है लॉन्ग टर्म के लिए है, लंबे समय के लिए है ना। चूंकि चालू संपत्ति में वृद्धि हो रही है, चालू संपत्ति में करंट एसेट्स में, ठीक है, और चालू दायित्व जो है वह वैसा की वैसा बना हुआ है, उसमें किसी भी प्रकार से कोई चेंजेस नहीं है। तो इससे क्या हो जाएगा, वर्किंग कैपिटल क्या होगी, बढ़ेगी, कार्यशील पूंजी जो है बढ़ेगी, और इससे कोष का फंड का सोर्स माना जाएगा। ओके, तो इसे कोष का स्रोत यहां पर माना जाएगा। जैसे कि मैंने बताया कि भाई यहां पर आपका इसके लिए और इसकी एंट्री हम कैसे करेंगे, जनरल यदि आप एंट्री करते हैं तो क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट टू लोन अकाउंट। हमने क्या किया था यहाँ पर, ट्रांजेक्शन क्या था, भूमि का नगद विक्रय, जमीन को हमने क्या किया, बेचा। तो जब जमीन को बेचा, जो कि लॉन्ग टर्म एसेट्स है, उसको बेच रहे, तो आपके पास आ क्या रहा है, कैश आ रहा है, जो कि ये क्या हो रहा है, कैश जो है आपके पास आ रहा है, ये एक आपका करंट एसेट्स है, ठीक है ना। तो क्योंकि यहाँ रोकड़ एक चालू संपत्ति है और भूमि दीर्घकालीन या आपका स्थायी संपत्ति है, hence cash is a current asset and land is a fixed asset. Thus transactions increases the working capital because there is inflow of cash, hence this will included in fund flow analysis as a source of fund, यानी कि इसको कोष प्रवाह का साधन माना जाएगा, सोर्स स्रोत है ये। ओके, क्लियर हुई बात। आज के लिए ही इतने एग्जांपल्स रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में इससे हम आगे बढ़ेंगे। इसको थोड़ा सा आप एक बार पढ़ के देख लीजिएगा, जहां पर आपको डाउट होगा आप नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, वो ये है कि आप जो वीडियो जैसे डालते हैं तो उसको पूरा देख लिया करें, उसको आप अच्छे से देखिए, सुनिए, समझिए, और यदि उसमें कहीं पर कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है तो आप अपने जो भी डाउट्स हैं उसको पहले क्लियर करिए, फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे। ओके, यस सर, ओके, यस सर, यस सर।